गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लास्ट चैप्टर बुक जो है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है, उसका लास्ट चैप्टर 14th चैप्टर हम पढ़ेंगे या उसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हाउ टू आउटविट द 6 गोस्ट ऑफ फियर, यानी कि जो 6 फियर्स इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उनको चैनलाइज करके अपनी फेवर में यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो हमारे अगेंस्ट काम करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ये 14th चैप्टर है। 13 जो प्रिंसिपल्स थे, 13 स्टेप्स थे, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द 14th चैप्टर। वी विल नॉट से कि दिस इज़ द 14th स्टेप टुवर्ड्स रिचनेस। नो डाउट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, या कह लीजिए ये जो कॉन्सेप्ट इसमें चैप्टर में दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, या फियर्स जो हैं हमें लाइफ में ओवरकम करने चाहिए, वो डिस्कस करने इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। तो इसको शुरू करते हैं। कहते हमारी जो सक्सेस में लाइफ की, उसमें ये जो सो कॉल्ड फियर्स हैं ये बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। हिंड्रेंस इन द सेंस के जो हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं ये, बिकॉज फियर इज़ नथिंग बट इट्स इमेजिनरी थिंग विच अफेक्ट्स योर माइंड। और ये जो फिलॉसफी ऑफ सक्सेस है, इसको अगर हमने एक्शन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हम ये जो फियर्स हैं, ये जो इनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। इनको हम फियर्स भी कह सकते हैं, हम इनको एनिमीज़ भी कह सकते हैं। इसमें 3 तरह के एनिमीज़ डिस्क्राइब किए हैं चैप्टर में। वो हैं इंडिसीजन, डाउट एंड फियर, जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारी जो डिज़ायर है उसको मटेरियलाइज करने के लिए। उससे पहले इनको जीतना या इनको ओवरकम करना। और जो हमारी 6 सेंस जो है वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम इन 3 एनिमीज़ जो हैं हमारे इंडिसीजन, डाउट एंड फियर, इनको हम ओवरकम नहीं करते, इनको हम ओवर पावर नहीं करते या जीतते नहीं हैं। और ये जो इंडिसीजन जो है ये फियर का सीडलिंग है। फियर का कह लीजिए, फियर को अगर हम दरख्त या पेड़ माने तो उसका ये बीज है जो इंडिसीजन है। और जब इंडिसीजन जो है ये जो है क्रिस्टलाइज होता है डाउट में। इंडिसीजन जो है क्रिस्टलाइज इनटू डाउट होता है तब जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं, डाउट एंड दिस इंडिसीजन, तब ये बनते हैं फाइनली रिजल्ट इनटू फियर। और ये जो फियर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है इंडिसीजन एंड डाउट का, ये बहुत स्लो प्रोसेस है और इसका इंसान को पता भी नहीं चलता। और ये अल्टीमेटली है अंदर ही अंदर जो है माइंड को खोखला कर देता है। और इससे क्या होता है कि इंसान जो है अपने जितने भी इंडेवर्स होते हैं कुछ पाने के लाइफ में, उसमें फेल होता जाता है फाइनली। और जो कह लीजिए कि गरीबी की ज़िंदगी जीता है और ज़िंदगी में जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। और इस चैप्टर का पर्पस भी सिर्फ यही है, ऑथर ने इसलिए इस चैप्टर को इंक्लूड किया इस बुक में, कि हम इन जो फियर्स जो हैं या इन जो एनिमीज़ हैं इनको अंडरस्टैंड कर लें अच्छे तरीके से। और ये जो हैं इनका कारण क्या है, किधर से आते हैं, इनका इफेक्ट क्या है और इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम कैसे स्ट्रेटजी बना के इसको
कह लीजिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सारा डिस्कस करने के लिए ये चैप्टर लिखा है। और इसमें जो 6 फियर्स दिए हैं इस चैप्टर में, जो हमने बोला ये चैप्टर का नाम भी है, वो कौन कौन से फियर्स हैं? उनमें हैं पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव वन, ओल्ड एज एंड डेथ। और इसमें जो पहले 3 हैं, जो कि पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म एंड इल हेल्थ, ये जो हैं बॉटम पे लिए गए हैं, जो कि लिस्ट है, फियर्स की जो लिस्ट है उसके बॉटम में लिए गए हैं। और बाकी तरह के जितने भी फियर्स हमारी ज़िंदगी में हैं, वो सारे इन 6 फियर्स की कैटेगरीज के उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। और ये जो फियर्स जो हैं ये साइकिल में रन करते हैं। कहने का मतलब यही है जैसे कि अमेरिका में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तब क्या था, उसके बाद फियर ऑफ पॉवर्टी आया उसकी डिप्रेशन की वजह से। फिर वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, फियर ऑफ, उसके बाद पॉवर्टी आया, फियर ऑफ पॉवर्टी के अलॉन्ग विद दैट फियर ऑफ इल हेल्थ आया। तो कहने का मतलब है ये सारे जो फियर्स हैं ये एक साइकिल में चलते हैं, यूनिवर्स में कह लीजिए या नेचर में। और ये जो फियर्स जो हैं, दीज आर नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड, जिनको हम कह लीजिए अपने वॉलंटरीली एक्शन के थ्रू या अपनी विल पावर से हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। और इनको ओवरकम करना, इनको लाइफ में अपना जीतना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि एग्जांपल दी है ऑथर ने कि इनका हमारे पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर्स है कोई, वो उन मरीजों को इलाज करते हैं, उन मरीजों का इलाज करते हैं जिनको कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, उनके कांटेक्ट में भी आते हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स को जो है ये डिजीज़ नहीं होती हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो उनके कांटेक्ट में भी आते हैं, लेकिन उनको कभी डिजीज़ नहीं होती। उसका कारण यही है कि उनके जो पहली तो ये है कि वो उनका जो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा ये उनका मेंटल सेटअप जो है, माइंड का जो कह लिए प्रोग्रामिंग या उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उन पे ये फेज हैं इफेक्ट नहीं करते हैं। और एक कहावत जो हमने पहले भी एक सुनी है, डिस्कस की है कि मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कंसीव्स इन माइंड, या यूँ कह लीजिए कि इंसान अगर कुछ भी बना पाता है, ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी थॉट उसके दिमाग में आती है। और ये जो थॉट्स हैं ईथर के थ्रू पिकअप होके इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के पास जाती हैं, और फिर वो कन्वर्ट होके वापस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं, और फिर वो फिजिकल इक्विवेलेंट या मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होती हैं। और जो इंसान हैं वो अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, वो जो अपनी कह लीजिए उसकी इच्छाएं हैं, उनको जो है अपना अल्टर कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। और जो उसके फियर्स हैं उनको भी नो डाउट वो ओवरकम कर सकता है विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। और ये जो नेचर ने उसको ये कैपेबिलिटी दी है कि वो अपनी कैरेक्टर को, जिसमें कुछ अगर नेगेटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू कि कुछ फियर्स हैं उसके माइंड में, तो वो उनको ओवरकम कर सकता है। ये उसने कैपेबिलिटी इंसान को दी है। वॉलंटरी एक्शंस के साथ, विल पावर के साथ वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सकता है। और जो हमारी थॉट्स हैं वो मटेरियलाइज होती हैं थिंग्स में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो थॉट्स जो हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं। और इसमें एग्जांपल दी है ऑथर ने, जैसे कि वॉल स्ट्रीट क्रैश हुई थी 1929 में। उसके बाद क्या हुआ था, लोगों की थॉट प्रोसेस बिल्कुल नेगेटिव हो गई थी कि अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। उस नेगेटिविटी की वजह से माइंड उनका जो नेगेटिविटी में चला गया था, उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि एक ग्रेट डिप्रेशन आया।
पूरे कंट्री में। सो कहने का मतलब है जो नेचर ने अपना जो कह ले हैं लॉज को है पूरा एग्जीक्यूट करती है, जैसे कि हम कहते हैं सोचते हैं और उसी तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसी तरह लॉ ने और नेचर ने भी उसी तरह वो करके दिखाया। जिस तरह से लोगों की सोच हुई उसी तरह से वो रिजल्ट्स आए। और जो हमारे ये जो फियर्स हैं 6 तरह के, इनको अब हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। वो फियर्स क्या हैं, उनके कॉज क्या हैं, फिर उनके जो हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है फियर ऑफ पॉवर्टी है जैसे, और ये जो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी इज़ ऑपोजिट टू रिचनेस। अगर हम रिचनेस को अगर कहेंगे कि ईस्ट को रास्ता जाता है तो पॉवर्टी इज़ गोज़ टू वेस्ट, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रिचनेस जो है इसका मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड मटेरियल थिंग्स ऑफ, ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है मटेरियलाइज करने का, किस रिचनेस को प्राप्त करने का, वो है डिज़ायर। और ये जो डिज़ायर सिंपल डिज़ायर नहीं होती है, ये बर्निंग डिज़ायर होती है किसी भी की। और इसको इसके इन बिटवीन अगर कोई हमारे फियर्स हमारे माइंड में होते हैं, उनको हमें ओवरकम करना पड़ता है विद एफर्ट्स एंड विल पावर। और ये जो फियर, जैसे हमने पहले कहा कि ये जो दिस फियर ऑफ पॉवर्टी इज़ आल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड। और ये जो पॉवर्टी ऑफ कह लीजिए फियर ऑफ पॉवर्टी है, ये क्या करती है, हमारी जो डिज़ायर है उसको अफेक्ट करती है। वो किस तरह से करती है, जो हमारी इमेजिनेटिव पावर है, एंथुसियाज्म है, इनिशिएटिव पावर है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ कंट्रोल है, या कंसंट्रेशन पावर जो है इंसान की, इन चीज़ों को ये नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है। सो इसलिए जो फियर ऑफ पॉवर्टी है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कह लीजिए या सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर माना गया है। और इसीलिए ये जो लिस्ट है 6 फियर्स की, उस पे ये टॉप पे रखा गया है। और इंसान की जो सेंचुरी से एक इंस्टिंक्ट रही है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट है इंसान की, वो है कि दूसरों की चीज़ों को हथियाना, दूसरों की चीज़ों पे ज़बरदस्ती कब्जा करने की। और ये जो है उसकी आदत जो है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसने अपनी शेप या उस जो मेथडोलॉजी जो चेंज हो गई है, बट वो इंस्टिंक्ट अभी गया नहीं है। और पॉवर्टी के ऊपर जो है, इससे ज़्यादा बड़ा लाइफ में कोई सफरिंग नहीं होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे बिजनेसेस होते हैं, कोई भी मैरिजेस होती हैं, पॉलिटिकल अलाइंसेस होते हैं, वो सारे जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो है कह लीजिए पैसे को ध्यान में रखते हुए या उस माइंडसेट से किए जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि उनके जो डीप रूटेड माइंड में सिर्फ पॉवर्टी ऑफ जो फियर होता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं फियर ऑफ पॉवर्टी के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें 6 सिम्टम्स डिस्कस किए हैं ऑथर ने फियर ऑफ पॉवर्टी के। जैसे कि इसमें सबसे पहला है इंडिफरेंस। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ एम्बिशन इंसान में आता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल की कमी हो जाती है, लेजीनेस हो जाती है, और इनिशिएटिव लेने की जो है पावर है वो डिमिनिश हो जाती है। सेकंड है इनडिसीजन। इसमें क्या होता है, जो वही जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है या दूसरों को जो डेलीगेट करने की एक आदत पड़ जाती है, चीज़ों को टालने की आदत पड़ जाती है इंसान को। थर्ड है डाउट। इसमें क्या होता है कि फेलियर्स जो होते हैं वो जो हैं
उनको एक्सेप्ट ना करने की आदत पड़ जाती है, दूसरों को क्रिटिसाइज करने की आदत पड़ जाती है, एनवी जेलसी आनी शुरू हो जाती है इंसान में। और फोर्थ है वरी। इसमें क्या होता है कि दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग करना, जितने कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्चना, ओवर इंडल्जेंस इन ड्रिंकिंग, सेक्स एंड नारकोटिक्स, लैक ऑफ पॉइज, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सारे जो हैं उसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। फिफ्थ इज़ ओवर कॉशियस। इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग होती है वो माइंडसेट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिविटी आती जाती है माइंड में। और जो है उसमें इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द सक्सेस, इंसान जो है फेलियर्स की बात करता है हमेशा। और जो पैसिज्म आ जाता है उसमें, लैक ऑफ परसिस्टेंस आ जाता है। इसके नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो काम को आज करना होता है वो आगे डालने की आदत पड़ जाती है, उसको आज ना करके उसको टालने की आदत पड़ जाती है, एक्सक्यूजेस देने की आदत पड़ जाती है काम ना करने की। और विलिंगनेस उसमें आ जाती है कंपेयर करने की, क्रिटिसिज्म करने की, और नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ जाती है, होपलेसनेस की आदत पड़ जाती है। सो ये जो सिम्टम्स हैं फियर ऑफ पॉवर्टी के। सेकंड है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये सारे जो हैं प्रोफेशनल्स, जॉब होल्डर्स या जो काम करते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी में ये जो है ज़्यादातर देखे गए हैं। नो डाउट ये क्रिटिसिज्म जो है सभी लोगों को सोसाइटी में अफेक्ट करता है, बट इन लोगों को जो ज़्यादा करता है। और ऑथर जो है इस क्रिटिसिज्म को रिलेट करता है सेंचुरीज वो पहले, जैसे कि इंसान जो था उसकी आदत थी कि जैसे पहले डिस्कस किया कि दूसरों की चीज़ों को छीनने की आदत थी, और फिर दूसरों को छोटा दिखाना या उनकी निंदा करना, और ये इन चीज़ों में जेलसी फैक्टर आना, ये सारी जो चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर में सेंचुरीज पहले से ही पाई गई हैं या थी, जो कि आज भी वो ऐसे ही चल रहा है। और कहते हैं कि जैसे एक गंजा इंसान है जिसके सर पे बाल नहीं है, वो सिर्फ इस बात से डरता है कि लोग मेरे को क्रिटिसाइज ना करें, इसलिए वो कैप पहन के रखता है या टोपी पहन के रखता है। लेकिन इससे क्या होता है, और नुकसान होता है उसका, और हेयर लॉस होता है। इसी तरह से जो है इंसान जो है आदमी हैं जो कि ऑथर ने डिस्कस किया, हालांकि वो अपने सोसाइटी की बात कर रहा है अमेरिका की, तो वहाँ पे जो लोग हैं जेंटलमैन जो हैं आदमी हैं वो हैट्स पहनते थे। तो वो कहता है कि वो हैट्स पहनते थे वहाँ पे जेंटलमैन जो आदमी थे, तो वो हैट्स क्यों पहनते थे, और नहीं पहनते तो उनको ऑड फील होता था। वो ऑड इसलिए भी होता था क्योंकि वो उनको लगता था कि हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो वो इसलिए वो ना चाहते हुए भी पहनते थे। इसमें अकेले आदमी नहीं, इसमें औरतों का भी इसी तरह से क्रिटिसिज्म का रहता था सिस्टम। उनको भी कह लीजिए वो भी इस चीज़ से स्पेयर नहीं थी, उनको भी उस समय के अनुसार उनके फैशन के अकॉर्डिंगली वो कपड़े पहनती थी। अगर वो नहीं पहनती थी तो फिर उनको भी डर रहता था क्रिटिसिज्म का। और इसकी एग्जांपल और दी हैं, जैसे कि कपड़े के बिजनेस में, जैसे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कॉरपोरेट्स बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वो क्या करती थी या करती अभी भी हैं, वो क्या है कि हर साल वो हैं फैशन चेंज कर देती हैं। फैशन जो है चेंज होता है वो हम इंसान नहीं करते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनी कर देती हैं। वो क्यों करती हैं, उसको लेवरेज करती हैं, उसका फ़ायदा उठाती हैं।
वो क्या है कि इस साल कुछ और फैशन है, नेक्स्ट ईयर कुछ और चेंज कर देंगी। उससे क्या होता है कि जो हम एक आम पब्लिक मैन हैं उसको फिर उसी हिसाब से कपड़े डालने पड़ते हैं, और कपड़े उसी तरह से डालने के लिए उसको नए लेने पड़ते हैं। और इसके चक्कर में होता क्या है कि ये क्यों करता है इंसान, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहता है। तो उसका लेवरेज वो कंपनियां लेती हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि इंसान जो है या जो पब्लिक के लोग हैं वो फिर से दोबारा हर साल कपड़े खरीदते हैं। इसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है कि हर साल जो कंपनियां हैं नए मॉडल्स कारों के निकाल देती हैं। उनके पीछे कारण यही है कि ताकि लोग जो है क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए लोग मैक्सिमम जो हैं नई नई गाड़ियाँ नए नए मॉडल खरीदें इंस्पाइट ऑफ ओल्ड मॉडल्स, चाहे हालांकि वो पुराने मॉडल अच्छे ही क्यों ना हो। इसी तरह से लेकिन ये जो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, ये जो है इंसान की जो इमेजिनेशन है या इंडिविजुअलिटी है या सेल्फ रिलायंस है, इन तीनों चीज़ों को जो है आदमी की उन चीज़ों पे नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है, उनको काफ़ी हद तक ये डिमिनिश कर देता है। और क्रिटिसिज्म का जो है फियर जो है सबसे इम्पेक्ट इसका पड़ता है बच्चों पे। वो कैसे, वो इस तरह से कि क्रिटिसाइज़ अगर पेरेंट्स बच्चों को करते हैं उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की साइकोलॉजी पे पड़ता है। बच्चों में क्योंकि वो मेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर पेरेंट्स उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस या उनके माइंड पे इम्पैक्ट करता है। और इससे क्या होता है कि उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, मेंटल डिजीज़ जैसे कि ADHD करके और बहुत सारी हैं, वो इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के। ये जो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है ये नो डाउट फेटल है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज इट डिस्करेजेस द इनिशिएटिव और इमेजिनेशन पावर ऑफ द ह्यूमन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है कि इंसान की नर्वसनेस आनी शुरू हो जाती है, टिमिडिटी बढ़ जाती है, ऑकवर्डनेस, मूवमेंट ऑफ हैंड्स जो है या लेग्स हैं उसमें शेकीनेस आनी शुरू हो जाती है। सेकंड है लैक ऑफ वॉइस। इसमें क्या आता है, वॉइस कंट्रोल में कंट्रोल नहीं रहता। वॉइस कंट्रोल जो है उसमें लैकनेस आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है, नर्वसनेस होनी शुरू हो जाती है, पुअर बॉडी पोस्चर हो जाता है इंसान का। थर्ड इज़ द पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है और दूसरों की ओपिनियन जो है उसको अच्छी नहीं लगती, क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है। फोर्थ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि दूसरों को इमिटेट करने की कोशिश करता है इंसान और बोस्टिंग शुरू कर देता है, और जो है उसके कह लीजिए ओवर स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, हाथ पाँव जिसे फूलना कहते हैं वो शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रावेगेंस। इसमें क्या होता है कि जो इंसान जितनी कमाई करता है उससे ज़्यादा खर्चना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि अर्निंग कम होती है और उसकी स्पेंडिंग जो बढ़ जाती है, तो ये एक नुकसान होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि जो इनिशिएटिव एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो उसकी धीरे धीरे डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। सेल्फ एडवांसमेंट जो है और एक्सप्रेशन, फियर ऑफ एक्सप्रेशन वो शुरू हो जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाता है। सेवन्थ इज़ द लैक ऑफ एम्बिशन। इसमें क्या होता है कि मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है इंसान में। डिसीजन मेकिंग पावर वो जो डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ थॉट्स होनी शुरू हो जाती हैं, और फाइनली जो है दूसरों पे शक करने की आदत शुरू हो जाती है बिना किसी कारण के। सो ये सारे जो हैं दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इसके बाद आता है फियर ऑफ इल हेल्थ। ये जो इल हेल्थ है ये इसके दो कारण हो सकते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग। ये फिजिकल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। और ये जो है
दो फियर्स इसमें एसोसिएटेड होते हैं। इसके दो कारण, दो फियर्स की वजह से ये फियर होता है। पहला फियर जो है वो होता है फियर ऑफ ओल्ड एज, दूसरा होता है फियर ऑफ डेथ। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो है ये पैदा होता है या उनके साथ एसोसिएटेड है। और जो लोग हैं, लोग इन सेंस के जो कंपनियां हैं या बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, वो उन्होंने जो है कह लीजिए एक इसको हेल्थ को एक बिजनेस बना रखा है। दे आर जस्ट सेलिंग द हेल्थ। वो कैसे? वो इस तरह से कि जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज़ क्या प्रोपेगेंडा करती हैं कि कोई डिज़ीज़ थ्रू प्रोपेगेंडा सोसाइटी में एक आती है, या यूँ कहेंगे रादर सोसाइटी में फैला दी जाती है, फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू किया जाता है कि ये बड़ी फेटल है, बड़ी जानलेवा है, और लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर यही कंपनियां जो हैं अपने पेटेंट्स मेडिसिन जो है मार्केट में लॉन्च करती हैं, और वो भी उस तरह के रेट पे, वो जिस रेट पे वो चाहती हैं, रादर के अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि एक आम इंसान ले सकता हो। वो इस चीज़ का ध्यान में नहीं रखती हैं। इस तरह से वो फिर जो है पब्लिक को एक्सप्लॉइट करती हैं। और क्योंकि उनको कह लीजिए इल हेल्थ का डर होता है इंसान को, तो वो फिर अपनी हेल्थ को बचाने के चक्कर में वो जो है मेडिसिन्स खरीदता है, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया में बहुत सी दहशत फैल चुकी होती है। और ये सब जो प्रोपेगेंडा वो बैक एंड पे अल्टीमेटली कंपनीज ही कर रही होती हैं। तो इस तरह से ये जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस या प्रोपेगेंडा कंपनीज करती हैं। और ये देखा गया है कि 75% जो इंसान हैं या बंदे हैं या पीपल हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉब्लम होती है उनको। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दिस इज़ नथिंग बट इमेजिनेटरी इलनेस होती है। ये इमेजिनेटरी इलनेस मतलब रियल मतलब इसका ये है कि रियल सेंस में उनको इलनेस नहीं होती, बट उनको माइंड में होता है कि हमें बीमार हैं या हमें कुछ इलनेस है। और एक कहावत है, कहते पावर एंड माइटी इज़ ह्यूमन माइंड। जो इंसान का दिमाग है वो बहुत पावरफुल है, और ये बना भी सकता है और ये बिगाड़ भी सकता है किसी भी चीज़ को। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल ऑथर ने दी है कि वर्ल्ड वार के बाद फ्लू एपिडेमिक आया था न्यूयॉर्क में। तो वहाँ का जो मेयर थे, उन्होंने एक काम किया बहुत बढ़िया सोशल सर्विस की, कि जितने भी सोशल मीडिया थे, जितने भी पब्लिक कह लीजिए मीडिया थे, उनको सभी को ये बात बोल दी कि आपने कुछ भी इस फ्लू के रिगार्डिंग आपने पब्लिश नहीं करना है लोगों को, अदरवाइज़ वो पैनिक में आ जाएंगे, अल्टीमेटली जो है बहुत गलत हो जाएगा। तो मीडिया ने उसी चीज़ को एक्ट किया उसी चीज़ पे, और उन्होंने कुछ भी इस चीज़ को कह लीजिए प्रमोट नहीं किया, उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। तो उसका फाइनली फ़ायदा क्या हुआ? विद इन 1 मंथ जो थी, वो जो फ्लू का एपिडेमिक था वो सारा न्यूयॉर्क से ख़त्म हो गया था। सो दिस इज एग्जाम्पल कि हाउ प्रोपेगेंडा हैज़ बिन यू कैन से, जिसको कंट्रोल किया गया, लिमिट किया गया विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। और जो इंसान हैं कहते वो सुजेशन से भी बीमार हो जाते हैं। अगर आप किसी को रिपीटेडली बार बार बोलते हैं कि आप बीमार हैं, तो ऑब्वियस है, वो कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी ऐसी है कि किसी के बार बार कहने से, या जो हमें इन्फ्लुएंशियल बंदे होते हैं अगर वो हमें कहते हैं, जिनका काफ़ी हम मानते हैं अपनी लाइफ में इफेक्ट होता है, अगर वो कहते हैं तो ऑब्वियस है उनका इफेक्ट ये होता है कि हम अपने आप को महसूस करते हैं येस वी आर हैविंग दैट इशू विद अस। और इसी हिसाब से एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, उसका भी इसी तरह से इफेक्ट होता है। वो भी क्या है कि उसमें एक्चुअल मेडिसिन नहीं होती है, वो फेक मेडिसिन होती है, वो इंसान को दी जाती है, वो इफेक्ट रियल मेडिसिन की तरह ही करती है। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें जो हैं माइंड के साथ रिलेटेड हैं, और ये इम्पैक्ट माइंड पे करती हैं, और उसका रिजल्ट जो है फिजिकली बॉडी पे इंसान के नज़र आता है। और ये जो चेंज इन क्लाइमेट है, जो
उसका जो है उसका भी इंसान के मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसकी एक एग्जांपल दी है ऑथर ने कि एक बार क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक इंसान था, वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। तो एक डॉक्टर के सुजेशन पे वहाँ पे एक बहुत हैंडसम नर्स को लाया गया उसके उसमें वार्ड में। तो ड्यू टू दैट हैंडसम नर्स इटसेल्फ, दैट फेलो गॉट इम्प्रूव्ड इन हिज हेल्थ। वो उसकी इम्प्रूव हो गई हेल्थ और वो धीरे धीरे करके ठीक हो गया फाइनली एट द एंड। और ये सारे एपिसोड में कहना ये चाहते हैं ऑथर कि किस तरह से जो है आपका एनवायरनमेंट है या आपके लोग कौन कौन से आजू बाजू में हैं, वो किस तरह से आपकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इस तरह से ये एग्जांपल है। और फाइनली ये जो नर्स थी, उनका फाइनली फिर उस जो थे सो कॉल्ड जेंटलमैन के साथ फिर शादी भी हो गया बाद में। दैट वाज अनदर स्टोरी। और अभी सिम्टम्स क्या क्या हैं इस फियर ऑफ इलनेस के, वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑटोसजेशन है। इसमें क्या होता है कि जो इमेजिनरी इलनेस होती है, वो बार बार उसको बोल बोल के हम ये फील करते हैं कि ये एक्चुअल में है, जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। और सेकंड है हाइपोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है कि हम जो है अपनी कोई भी इंसान जो है उस बीमारी जो कि इमेजिनरी होती है उसको बार बार उसके बारे में डिस्कस करता है। डिस्कस कर करके वो जो है उसको फील करता है या उसको अपने आप में महसूस करता है, जब तक वो फाइनली उस चीज़ को डेवलप नहीं कर लेता। थर्ड इज़ एक्सरसाइज। जो फियर ऑफ इल हेल्थ है वो हमारी जो कहती है रूटीन में उसको इंटरफियर करती है। फाइनली जो रूटीन की रिजीम होती है कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की, तो उसमें क्या होता है फाइनली हम कह लीजिए इंसान जो है ओवरवेट हो जाता है और काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना शुरू हो जाता है, मे बी डायबिटिक हो जाता है धीरे धीरे और समथिंग लाइक दैट। फोर्थ इज ससेप्टेबिलिटी। इसमें क्या फियर ऑफ इल हेल्थ इसमें क्या करती है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो जो है डाउन होना शुरू हो जाता है, और जो बॉडी है इंसान की है वो डिजीज़ को प्रोन होना शुरू हो जाती है। इनटेम्परेंस। इसमें क्या है कि जो फियर ऑफ इल हेल्थ है वो क्या करती है, इसमें इंसान जो है ओवर इंडल्जेंस शुरू कर देता है, चाहे वो अल्कोहल हो, सेक्स हो, नारकोटिक्स हो। इसमें क्या होता है फिर हैबिट्स जो हैं जैसे कि बीमारियों के बारे में डीप नॉलेज लेना या मेडिसिन के रिगार्डिंग पढ़ना, इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि वो नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है माइंड में, और उसका जो है ओवरऑल जो है नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। और अदर पॉजिटिव इफेक्ट होने के वो उसको कह लीजिए फिजिकल और मेंटली नुकसान ही होता है इंसान को। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। इसमें क्या है कि ये जो है इसका ओरिजिन तो बेसिकली अगर हम इसकी इस हिस्ट्री में देखें तो पॉलीगैमस नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान की जो एक आदत है पॉलीगैमस, उसका है इसकी बैकग्राउंड हिस्टोरिकली। बट उसको ना डिस्कस करते हुए अगर हम देखें तो ये दूसरे इंसानों की जो चीज़ों को चुराने की जो एक फितरत है, जो एक ट्रेट है, वो है इसका कारण। और इसमें क्या होता है कि मेंटल इलनेस आती है जब किसी इंसान की जो उसका जो सो कॉल्ड नियर एंड डियर वन या उसका जो प्यार है उससे छिन जाता है। और ये जो पेन है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव जो है, ये सबसे ज़्यादा कह लीजिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है इंसान के लिए, और ये बॉडी और माइंड पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और जब ये स्टोन एज में था इंसान, तब क्या था कि इंसान जो था, आदमी जो था, औरतों को फोर्सबली उठा लेते थे और उनको इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन आज की डेट में ये
इंसान जो हैं और तुमको इन्फ्लुएंस तो करते हैं नो डाउट, बट तरीके चेंज हो गए हैं। अब क्या है कि उनको इम्प्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट करना या पहनना, नई नई गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले एंड ऑल दैट, लग्जरी आइटम्स के साथ उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको कह लीजिए लुभाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो है औरतें जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं इस फियर से। सिम्टम्स क्या हैं फियर ऑफ लॉस ऑफ लव के? इसमें आती है सबसे पहले जेलसी। इसमें क्या होता है कि जो अपने फ्रेंड सर्कल में होता है इंसान, उन पे शक करना शुरू कर देता है विदाउट एनी कॉज, जैसे कि इनफिडेलिटी के, जैसे कोई इंसान को ये लगता है कि आदमी को लगता है कि किसी दोस्त का उसकी बीवी के साथ या कुछ ऐसा गलत रिलेशन समथिंग लाइक दैट चल रहा है। दूसरा है फॉल्ट फाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि इंसान की आदत डेवलप हो जाती है और एक नेगेटिव ट्रेड बन जाता है उसका, फॉल्ट फाइंडिंग का दूसरों में और अपने बिजनेस एसोसिएट्स में। और इसमें फाइनली क्या होता है, अपना फिर वो नुकसान कर लेता है। थर्ड इज़ द गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में क्या है, गैम्बलिंग इसमें गैम्बलिंग इटसेल्फ है, चीटिंग है, स्टीलिंग करता है इंसान टू प्रोवाइड द गिफ्ट्स टू द हिज और हर बिलव्ड। उसमें क्या होता है कि फिर वो ओवर स्पेंडिंग करता है, जितने उतना कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा कर देता है। तो फिर क्या होता है, वो अल्टीमेटली उसको स्ट्रेस में चला जाता है, इंसोम्निया हो जाता है और एन नंबर ऑफ मेंटल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद आता है फियर ऑफ ओल्ड एज। ये जो है ग्रो करता है दो सोर्सेज से। दो कारण हैं इसके ग्रो करने के, फियर ऑफ ओल्ड एज के। पहला है जो फियर ऑफ पॉवर्टी, दूसरा है इल हेल्थ। ये दोनों की वजह से जो है फियर ऑफ ओल्ड एज होता है। और इसके साथ साथ जो है लॉस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस जो है वो हो जाती है। और सिम्टम्स ऑफ फियर ऑफ ओल्ड एज क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि पहले तो टेंडेंसी टू स्लो डाउन द इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वो आ जाता है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेट इन हो जाती है बॉडी में, इंसान में, और उसकी नेगेटिविटी जो है माइंड में स्टार्ट हो जाती है। जबकि विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद द कोर्स ऑफ मेच्योरिटी जो है इंसान में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस लाइफ का बढ़ जाता है, उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। दूसरा होता है सेल्फ पिटी आ जाती है उसमें विद द कोर्स ऑफ ओल्ड एज, जो कि एक मेंटल बैरियर बन जाता है उसके लिए, और वो सिंपैथी सी करने स्टार्ट करता है लोगों से उस चक्कर में। थर्ड इज़ द किलिंग ऑफ इनिशिएटिव एंड इमेजिनेटिव पावर। उसमें क्या है, सोचने की शक्ति या नए नए इनिशिएटिव लेने की जो एक भावना होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द फियर ऑफ डेथ। इसमें क्या है कि इट्स द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ फियर, बट कहते हैं ये अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ है। जो पैदा हुआ उसने ख़त्म होना ही है या मरना ही है, ये परम सत्य है ज़िंदगी का, अटल सच्चाई कह सकते हैं। और आप हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे ये किसी ने नहीं देखा। हाँ, हालांकि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं कहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, लेकिन किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, किसी ने नर्क नहीं देखा। बट हाँ, इस यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, एनर्जी एंड मैटर, नो डाउट। और ये जो हैं इसी तरह से इंसान की बॉडी एनर्जी और मैटर है। और ये जो डेथ है, दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन, कह लीजिए, डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि इंसान जो है ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा उसका बर्थ होता है, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ख़त्म नहीं होती है, वो रीशेप होती है या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। सो जो डेथ है इट्स ए ट्रांजिशन ओनली। और ये जो जिंदा होना, पैदा होना या मरना, ये जो है इट्स नथिंग बट अ चेंज इन शेप। जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है उसने ये जो है
डेथ एंड लाइफ का सिस्टम डेवलप किया हुआ है। सिम्टम ऑफ फियर ऑफ डेथ, इसमें क्या होता है, इसमें जो डेथ की जो एक कह लीजिए एक फियर होता है, वो इंसान के दिमाग में इतना गहरा असर कर जाता है कि उसकी जो सोचने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो कह लीजिए जो उसकी इसका और एक रीज़न होता है कि उसके पास कोई सूटेबल ऑक्यूपेशन नहीं होती है और ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन अगर कोई बिज़ी इंसान है, अपने आप को बिज़ी रखता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचे कि या उसको फियर हो इस चीज़ का कि मैंने मरना है या समथिंग लाइक दैट। और इसकी रेमेडी भी यही है कि अपने आप को बिज़ी रखा जाए तो उतना अच्छा है और इस चीज़ का फियर नहीं रहता है। और इसका जो कारण जो है फियर ऑफ डेथ का, वो हमारा है इल हेल्थ है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ ऑक्यूपेशन है, ओवर थिंकिंग है और लॉस ऑफ लव है। ये एग्जांपल्स बताई हैं ऑथर ने। इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो है वरी, वो ऑथर ने डिस्कस किया है। ये व्हाट इज़ वरी, इट्स स्टेट ऑफ माइंड बेस्ड ऑन फियर। ये माइंड की एक अवस्था है जो कि डर के ऊपर बेस्ड है, जो कि धीरे धीरे आपके माइंड में घर करती है और आपको कह लीजिए अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। और इसको कंट्रोल किया जा सकता है विद एफर्ट्स, विद ड्यू डिलिजेंस। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना पड़ता है और उसको एक्शन देना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है उस पर, और उसको परसिस्टेंट रहना पड़ता है। तब जाके हम इस चीज़ को, जो वरी को है, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बिना कोई और तरीका नहीं है। और इसमें जो जितने भी 6 फियर्स ऑथर ने डिस्कस किए हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम कह लीजिए कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि फियर ऑफ पॉवर्टी एंड क्रिटिसिज्म है, उसको डिसीजन मेकिंग के थ्रू या एक्शन लेके उसको इमीडिएटली कवर अप किया जा सकता है, या उनको उन पे काबू पाया जा सकता है। फियर ऑफ ओल्ड एज को कैसे उनको एक्सेप्ट करके उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। फियर ऑफ इल हेल्थ है, इसको जो है कह लीजिए जो सिम्टम्स हैं इसको भूल के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो फियर ऑफ लॉस ऑफ लव है, इसको एक्सेप्ट करके और मूव अलोंग विद द लाइफ, इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फियर ऑफ वरी जो है, इसको कह लीजिए बाय टेकिंग डिसीजन एंड एक्टिंग अपॉन दैट डिसीजन, उस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट या इसमें लास्ट एक 7th बेसिक इवल, जिसको इसने ऑथर ने नाम दिया है डेविल्स वर्कशॉप, वो डिस्कस किया है। 7th बेसिक इवल, दैट इज़ डेविल्स वर्कशॉप। और ये क्या है, ये है ससेप्टिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आपकी लाइफ में जो है कह लीजिए नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस होता है। यू आर ससेप्टिबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें क्या है कि आपके जो जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज लाइफ ज़िंदगी में हुई हैं, हिस्ट्री में हुई हैं, उन्होंने अपने आप को इस जो कह लीजिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी या अदर्स से बचा के रखा। क्योंकि ये चीज़ें हैं, अगर नहीं अपने आप को बचाते तो आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं और आपको जो लाइफ में चाहते हैं वो अचीव नहीं करने देती है। और आपको भी ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। और कैसे कर सकते हैं आप अपने आप को प्रोटेक्ट, इसमें ये है कि आप अपने लेजीनेस पे कंट्रोल करें। आप जो है कह लीजिए दूसरों को सजेशन, नेगेटिव सजेशन है, उनको नज़रअंदाज करिए। आप अपना चेक करें कि आप ये जो 6 फियर हैं आप में कोई वो फियर तो नहीं है, अगर है तो उसको कंट्रोल करें और किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना हो आप। ये आप चेक करें आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा इम्प्रिंट ना हो नेगेटिव। और अगर कोई मेंटल पॉइजन आपके अंदर है उसको ड्रेन आउट करिए थ्रू मेडिटेशन। सो ये जो है इन चीज़ों से आप इन नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर सकते हैं।
और फाइनली जो ऑथर कहता है, फाइनली इट्स योर कॉल ओनली, आप, ये आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इट्स फाइनली योर डिसीजन ओनली। जो नेगेटिव इंसान जो हैं लेकिन कहते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे लाइफ में, जैसे कि मिस्टर एडिसन थे, उनको बल्ब इन्वेंशन की 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया, लोगों ने उनको बहुत समझाया, बहुत बार उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया कि आप नहीं कर सकते, ये नहीं पॉसिबल है, बट वो अड़े रहे, उस चीज़ पे परसिस्ट करते रहे, उन्होंने इन्वेंट कर दिया। इसी तरह से FW वुलवर्थ थे, उन्होंने स्टोर रन करने की ठानी थी कि 5 और 10% पे चलाएंगे। लोगों ने उनको भी बहुत कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मानी नहीं और परसिस्ट किया उस अपने फेथ पे, और उन्होंने करके दिखाया। इसी तरह से मिस्टर वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने अपनी लड़ाई जो ब्रिटिशर्स के साथ वो जीती फाइनली, उसके बारे में भी लोगों ने उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं सुना और अपनी परसिस्टेंस दिखाते हुए वो जंग जीती। मिस्टर हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल एम्पायर खड़ा किया इन स्पाइट ऑफ हैविंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी एंड द ऑल द सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स एंड द सोसाइटी एंड द फ्रेंड सर्कल। सो फाइनली क्या चीज़ ओवरऑल नटशेल में मैटर करती है, अगर हम इस सारी बुक का नटशेल में क्रक्स में देखें, तो किसी भी इंसान को अपनी जो कह लीजिए लाइफ में कुछ पाना चाहता है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बुलेट पॉइंट्स। सबसे पहले तो इंसान के पास बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, उसकी एक अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए उस डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए। तीसरा, उसका डेफिनेट प्लान होना चाहिए कि कैसे उसने इसको अचीव करना है। फोर्थ वन इज़ द उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना और उसको ऑर्गेनाइज़ करके एग्जीक्यूट कैसे करना प्लान को, ये होना चाहिए। और फाइनली जो है उसको करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए उस पर परसिस्टेंस दिखानी है, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि फेलियर्स मिलेंगे, वो जो टेम्पररी डिफीट्स मिलेंगी उसको ओवरकम करने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, वो परसिस्टेंस के थ्रू ही होगा। और जब वो परसिस्टेंस दिखाएगा तो फाइनली क्या होगा कि वो उसको जीत हासिल होगी ही होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक इन अ नटशेल, वो हमने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू गाइज, वी हैव फिनिश्ड अबाउट दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उम्मीद करता हूँ कि हमने काफ़ी कुछ लर्निंग शेयर की हैं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आपने भी सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में नई बुक के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।